नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया। दोनों को लंबे समय से जेल में रखने का आरोप लगा दिया है, यानी कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को लंबे समय से जेल में रखने का आरोप लगाया गया। यूपीए सरकार के दौरान यूएपीए कानून को मजबूत किया गया था, जिसके कारण इन दोनों को जमानत नहीं मिल पा रही। ओवैसी ने संसद में इस कानून के दुरुपयोग की आशंका जताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बड़ी बात रखी गई। कांग्रेस पर निशाना साधा गया कि कांग्रेस आज धरने प्रदर्शन पर बैठ जाती है, लेकिन अपने समय में जो कानून पास किए हैं उन्हीं का खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर यह बड़ा आरोप लगा दिया। बताते चले कि ओवैसी ने कांग्रेस को उमर खालिद, शर्जील इमाम की कैद का दोषी बता दिया और यूएपीए सरकार द्वारा, यहां पर आप देखिए ये यूपीए सरकार द्वारा यूएपीए में किए गए संशोधनों पर सवाल उठा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में जमानत से इनकार कर दिया है, लेकिन फिलहाल लंबे समय से जेल में बंद उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि कांग्रेस की वजह से वो दोनों लंबे समय से जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश मामले में दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। ओवैसी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, जहां पर उस कानून से ओवैसी ने कांग्रेस को जोड़ दिया है जिसका इस्तेमाल इन दोनों पर आरोप लगाने के लिए किया गया है। वो कानून है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, यानी कि यूएपीए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम। आप देखिए जिस तरह से एआईएमआईएम के जो प्रमुख है उनकी तरफ से बड़ी बात कह दी गई कि कांग्रेस पार्टी ने यूएपीए के पहले ही सख्त प्रावधानों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। और ओवैसी का कांग्रेस पर आज जिस तरह से निशाना रहा वो आपके सामने रख रहे हैं, जिसपे उन्होंने कहा कि जब पी चिदम्बरम केंद्रीय गृह मंत्री थे तो उन्होंने इस कानून में संशोधन पेश किए, जिसके बाद कई साल बाद अंडर ट्रायल कैदियां, जो कि यानी अंडर ट्रायल जो कैदी थे उन कैदियों को, जिनमें खालिद इमाम भी शामिल हैं, लंबे समय तक का जेल में रहना पड़ा। और ओवैसी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अंडर ट्रायल आरोपियों को जमानत नहीं दी। यूएपीए यहाँ पर जो लगाया गया है ये काफी कठोर किया गया यूपीए सरकार की तरफ से, और यूपीए सरकार के दौरान यूएपीए में संशोधन किया गया था और इसमें आतंकवाद क्या है इसकी परिभाषा शामिल की गई थी। तो एआईएमआईएम प्रमुख ने लोकसभा में दिए हुए अपने भाषण को याद दिलाया कि जब उन्होंने यूएपीए के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाया था तो उन्हें यहाँ पर आप देखिए किस तरह से व्यक्तिगत रूप से बात बताई गई थी, यानी कि व्यक्तिपरक उन्हें बताया गया था। तो लोकसभा में जब उन्होंने भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपनी बात को रखा था, उन्होंने कहा कि मैं 2007 या 8 की बात कर रहा हूं। मैंने संसद में कहा था कि कृपया मुख्य अधिनियम की धारा 15A देखें, जो कहती है कि किसी भी अन्य तरीके से, चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो जिससे नुकसान हो या होने की संभावना हो। ये एक व्यक्तिपरक बात है और कल अरुंधति राय को उनके लिखने के लिए गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो ये व्यक्तिपरक है और इसे कौन परिभाषित करता है। ओवैसी कह रहे हैं कि खालिद और इमाम को जमानत देने का आधार वही था जो उन्होंने अपने लोकसभा भाषण में बताया था, और ये भी कहा कि किसी भी अन्य तरीके से आधार पर जिसे कांग्रेस ने कानून बनाया था, जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा था, उसका दुरुपयोग होगा। आज वो 2 युवा जो 5.5 साल से जेल में हैं उन्हें जमानत नहीं मिली है, और किन लोगों को यहाँ पर जमानत मिल गई थी। देखिए जिस तरह से ओवैसी ने कह दिया कि कानून बनाने वाले कांग्रेस के ही लोग थे, गृह मंत्री चिदम्बरम थे। कि आजादी के बाद से कांग्रेस का कोई नेता कभी 1 साल, 2 साल या 5.5 साल जेल में रहा है, ये बता दें। और इस मामले में यहाँ गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर और शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को भी जमानत दे दी गई। लेकिन यूएपीए एक्ट जिस तरह से बनाया गया उस पर ओवैसी की तरफ से आप देखिए किस तरह से बड़ी बात कह दी गई और तमाम तरह के सवाल यहाँ पर दाग दिए गए हैं। लेकिन अब यूएपीए को लेकर जिस तरह से ओवैसी अब हमलावर हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी का तर्क क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बड़ी दलील यहाँ पर पेश कर रही है। लेकिन इस बीच में कानून के अंदर
दायरे में रहकर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें उमर खालिद और शर्जिल इमाम को भी आप देखिए दोषी बनाया गया है। इससे पहले ही कई बार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि धर्म के साथ मुद्दे को जोड़ा जा रहा है, लेकिन आपको बताते चले कि जब जिसकी जमानत हो जाती है तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिसकी जमानत नहीं होती है तो धर्म के साथ जोड़कर इसे देखना बिल्कुल गलत है। और साथ ही ये भी आपको बताते चले कि कानून के दायरे में रहते हुए पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। और अब ये भी बताते चले कि जिस तरह से 2020 में एक बड़ा जिस तरह जनघन्य कृत्य किया गया था इन लोगों की तरफ से, उस पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आप देखिए 2020 में जो हमला किया गया और फिर उसके बाद कार्रवाई हुई उमर खालिद शर्जिल इमाम पर, यूएपीए के तहत इन्हें गिरफ्तारी मिली और फिर आगे की कार्रवाई इन दोनों पर हुई। लेकिन अब ओवैसी लगातार हमलेवर हो गए हैं। और साथ ही साथ बताते चलेगा, आपको बताते चलें कि जिस तरह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, अब इसे किस तरह से एआईएमआईएम प्रमुख की तरफ से सामने रखा गया है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को सीधा सीधा असुद्दीन ओवैसी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही ये भी बताते चले कि जिस तरह गिरफ्तारी और एफआईआर हुई है, पूरा घटनाक्रम अगर 2020 का हम समझना चाहें, जिसमें उमर खालिद और शर्जिल इमाम को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश के मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा एफआईआर 59/2020 के तहत गिरफ्तार किया गया। फिर यहां पर आईपीसी और यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए, जो एक आतंकवाद विरोधी था। और जमानत याचिका और सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला सामने रखा गया, जो सामने आया, वो भी जरा आपको बता देते हैं। क्योंकि 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम की ही जमानत याचिकाएं खारिज कर दी, जबकि 5 अन्य आरोपियों उन्हें रिहा भी किया गया। तो कोर्ट ने जमानत न देने का मुख्य कारण यूएपीए की धारा 43D का 5 अब देखिए क्लॉज बताया है, जिसमें जमानत मिलने की शर्तें सख्त होती हैं। फिर अब की स्थिति यह है कि 5 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं और उन पर मुकदमा ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है, जिसे लेकर कानूनी बहस अभी भी जारी है और हिरासत संवैधानिक रूप से है। लेकिन आरोप यह है कि दिल्ली पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही थी, वो कह रही कि वे सीएए के विरोधी प्रदर्शनों के दौरान दंगों की साजिश में शामिल थे, जबकि खालिद और इमाद ने यहाँ कोर्ट में एक दूसरे से संबंध होने से इनकार कर दिया। लेकिन अब जिस तरह से यूएपीए के तहत इन दोनों को जमानत नहीं मिली है, तो अब ओवैसी कह रहे हैं कि जमानत इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। कांग्रेस ने अपने समय रहते हुए यूएपीए के जो धाराएं लाई, उन्हें जिस तरह से मजबूती दी कानून के दायरे में, अब उसी की वजह से इनका खामियाजा इन दोनों को भुगतना पड़ रहा है। यानी कि असुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से लगातार निशाना जो है वो अब कांग्रेस पर साध दिया है, लेकिन कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ये समझना जरूरी रहेगा, क्योंकि यूएपीए की धारा के तहत ये पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन यूएपीए की धारा जिस तरह से काम करती है, समझिए कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जो आमतौर पर यूएपीए के नाम से जाना जाता है, तो भारत का मुख्य आतंकवाद विरोधी राष्ट्र सुरक्षा कानून है। इसे उन गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए खतरा है, और इसमें अलगाववादी आंदोलन और आतंकवाद शामिल है। लेकिन ये जिस तरह से अब इसमें संशोधन किया गया है, 2004 में भी बड़ा बदलाव इस कानून में आया था, 2012, 19 में भी कई संशोधन हुए, 2008 में भी संशोधन किया गया। 2019 में सरकार को न सिर्फ संगठनों बल्कि एक अकेले व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करने की इसमें अनुमति मिल गई। यानी कि दिन ब दिन ये कानून और मजबूत होता चला गया, लेकिन होना भी लाजमी था, क्योंकि अगर किसी देश की संप्रभुता और साथ साथ में आप देखिए अगर अखंडता पर, इस तरह से एकता पर अगर खतरा आता है, तो फिर कार्रवाई करना देश को बहुत जरूरी हो जाता है। तो वही कार्रवाई यहाँ पर की गई है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय खेड़ा, बहुत बहुत स्वागत विजय जी। और पंडित मनमोहन झा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर मुन्ना खान हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रचारक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मुन्ना खान जी। मुन्ना खान जी, आप ही के पास आऊंगी सबसे पहले। असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आपका ही किया धरा है, जिसकी वजह से जमानत नहीं मिल पा रही है उमर खालिद और शर्जिल इमाम को। असुद्दीन ओवैसी के अंदर बहुत प्यार आ गया है उमर को लेकर और शर्जिल इमाम को लेकर। नहीं, देखिए,
आशा जी, वो प्यार देखना भी चाहिए। हम्म। मैं कह रहा हूं, शर्जील इमाम हो या कोई और हो, अगर आपको लग रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है तो ओवैसी जी बता दे। जो मुस्लिम हित की ये बात करते हैं, मुस्लिम हितों का दर्द इसके दिल में धड़कता है और धड़कना भी चाहिए अजद मुस्लिम। तो ओवैसी जी बताए कि कितने मुसलमानों के लिए इन्होंने वकालत की, केस लड़ा है। ये तो बैरिस्टर भी है, इनको तो केस लड़ना चाहिए। मैं 20 से 25 ऐसे मुसलमानों के नाम बता दूंगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जेल में बंद है, और ओवैसी जी वहां खामोश है, क्योंकि ओवैसी जी तो बीजेपी के दलाल हैं, बीजेपी के बी टीम है। इनको तो बस पैसा मिलना है और ये आग उगलना है। इनका इनका ये काम बन गया है। अच्छा। ये मुस्लिमों के हमदर्द नहीं, सरदर्द है। ये फिर बेफजूल की बातें करते हैं, बेतुक की बातें करते हैं, इनके बातों का कोई मायने नहीं होता। ये छाती पीट करके कहेंगे मैं तो बहुत बड़ा हमदर्द हूं मुस्लिमों का, लेकिन काम ये मुस्लिमों के लिए करेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहां पे ये छाती पीटेंगे कि मैं रहनुमा हूं मुस्लिमों का। तो बताएं बैरिस्टर साहब कि कितने पर मुस्लिमों का भला संसद के इन्होंने अंदर किया जब है, सरकार को घेरना कितने होता गरीब है तो लड़की की आपके शादी साथ खड़े इन्होंने हो की है। जाते हैं कभी कभी तो असुद्दीन ओवैसी। तब तो कांग्रेस के साथ प्यार जाग नहीं जाता है नहीं, उनका। पाला बदलने, मैं कह रहा हूँ पाला बदलने में मास्टर है। हमारे साथ कभी खड़े नहीं हुए ये और कांग्रेस AIMIM पार्टी के कभी नहीं प्रवक्ता को भी ले चाहती। आइए प्लीज। बोलिए बोलिए मुन्ना खान जी। कांग्रेस उस पार्टी वक्त की कभी नहीं प्यार को क्या चाहती आशा समझा जी जाए? कि असदुद्दीन ओवैसी हमारा कोई पार्टनर हो। देखिए, इनके कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये उत्तर प्रदेश में अलग भाषा है इनकी, बिहार में अलग भाषा है, दिल्ली में जिनकी औकात हैदराबाद में नहीं है, वो बात करते हैं दिल्ली जीतने की, यूपी जीतने की, बिहार जीतने की। तो सवाल इनके कथनी करने में फर्क है। ये हमदर्द मुस्लिमों के नहीं है, सरदर्द है मुस्लिम के। पर वो तो नहीं तो कह रहे हैं बताए कि जिस तरह बैरिस्टर से साहब ओबीसी जी कांग्रेस दावा करती है, कि लेकिन इनके UAPA इनके की जो पिता के धाराएं समय से हैं अब वो तक ले सख्त लूं की ही कितना कांग्रेस टाइम। ने है। आप ही लोगों की तरफ से ये सख्त धाराएं बनाई गई। UAPA सरकार की तरफ से ही काम किया गया था पी चिदम्बरम के समय। नहीं नहीं, हमने जो काम किया तो मंशा अलग थी। ये हमारी ये मंशा नहीं थी कि बेकसूर लोगों को बंद किया जाए, बेकसूर लोगों को प्रताड़ित किया जाए। बेकसूर जो कौन है? बेगुनाह लोग हैं वो इनमें बेकसूर कौन है? सम्मिलित हो और बेगुनाह लोगों पंडित को हम मनमोहन घसीटें, ये झा मंशा हमारे साथ नहीं जुड़ थी। गए हैं, AIMIM प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत मनमोहन जी। चलिए जुड़ गए मनमोहन जी। तो अब मनमोहन जी, मुन्ना जी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, कह रहे हैं कि आप लोग तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं इस तरह से बयानबाजी कर कर। दरअसल मुन्ना जी की गलती नहीं है, मुन्ना जी को आदत पड़ गया है। जैसे किसी बच्चे को नशा की आदत लगा दो तो वो उस नशे में रहेगा, उसी तरीके से मुन्ना जी की आदत पड़ गई है दरी बिछाने की। मुन्ना जी, वैसे तो जबकि मुन्ना नशा जी करना उस ही नहीं कौम से चाहिए। हैं ये तो जो मिसाल इस भी नहीं देश बनती की है पंडित आजादी के लिए, मनमोहन जी। देखिए, ये नशे से तो दूर ही रहना भाषा का चाहिए हमारे इस्तेमाल युवाओं देखिए को। इनका। आवाज आ रही है मेरी? ये तो एग्जाम्पल भी नहीं दी जानी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि मुन्ना जी को जैसे बच्चों को कोई नशा दे दो आप, पहले तो शब्दों का प्रयोग आदि तो बना दो सही उसे, कीजिए अरे वही मित्र तो कह हमारे। रही हूँ ना। उसी तरीके से कांग्रेस ने मुन्ना जी को अपना आदी बना लिया दरी बिछाने के लिए। चले मुन्ना खान जी जवाब दीजिए पहले। और ये तो दरी बिछाने वाले लोग, लत बोल सकते हैं कि किसी भी शौक की लत हो सकती है, चाहे वो मोबाइल चलाने की हो, पढ़ाई करने की हो, क्रियोसिटी। नशा नहीं करना चाहिए युवाओं को, नशे से देखिए दूर रहना आशा जी, चाहिए और मैं सोसाइटी आपकी को बात भी से सहमत इसके हूं, लिए ध्यान रखने की जरूरत है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जिस शब्दों का प्रयोग मुन्ना जी ने किया, हमारे नेता को दलाल बोला, बिल्कुल गलत। हमारे नेता हमेशा हक हुकूक की बात करते हैं और सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते। जैसे इन्होंने लेकिन कहा वो तो कि कह रहे हैं कि बिहार पलटी में मारने जाते के हैं लिए अलग असुद्दीन भाषा होता ओवैसी है जाने इनका, जाते हैं। उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में अलग होता है। सुनिए ना अगर मनमोहन आज जी, हिंदुस्तान में वो कह रहे हैं मुसलमानों का पलटी हालात मारने के लिए दयनीय तो है, असुद्दीन ओवैसी जाने जाते हैं। जी मुन्ना जी कह रहे हैं कि आवाज क्लियर पलटी नहीं है मारने के आपकी। लिए तो जाने जाते हैं। जो उन्होंने अपनी बात रखी, मैंने कम शब्दों में उसे बता दिया आपको। जी जी, कब पलटी मारा हमारा नेता, आप हमें बता दे। चाहे बात हिंदू की हो या मुसलमान की हो,
हमारा नेता प्रमुखता से अपनी बात को वो रखते हैं। और आज जो उन्होंने महाराष्ट्र की धरती पे मुंबई में उन्होंने कहा कि शर्जील इमाम या उमर खालिद इतने लंबे समय तक जूझ रहे हैं, तो ये कांग्रेस की देन है, इसमें कोई नहीं, गलत तो है इतना नहीं। सा बता अपने दीजिए, किए पे सिर्फ तो इतना सा बता कम से दीजिए कम कहो मनमोहन आप जी, कि हाँ, हमने ये किया। उमर खालिद और शर्जिल इमाम को क्या क्लीन चिट देते हैं आप? कहाँ जूझ रहे हैं वो जमानत के लिए? नहीं, देखिए, क्लीन चिट अदालत देगी, हम्म, लेकिन तो जिस तभी तो कह तरीके रही से हूँ ना कि बगैर पूरा ट्रायल मामला के, विचाराधीन है, पर उस पर इस तरह से स्टेटमेंट देना कि कानून को बहुत स्ट्रांग बनाया गया जिसकी वजह से जमानत नहीं मिल पा रही। आ रही हूँ, एक सेकेंड, अभी तो ये पवन जी राइट, के पास जाना है मुझे, मुन्ना ये जी, फिर राइट आपके पास हमारा आऊंगी। बनता है, बेल हमारा राइट बनता है, जमानत हमारा राइट बनता है। एक तरफ तो राम रहीम को पूरे साल आप पैरोल दे देते हो, और दूसरी तरफ जब जैसे ही शर्जील इमाम और उमर खालिद का नाम आता है तो कलम बंद हो पर जाता है। देश तो की आवाज संप्रभुता, उठेगी या नहीं एकता, उठेगी, ये बताओ आप। अखंडता की जब बात आती है तो वहां पर सोच विचार करने की जरूरत पड़ती है क्या विजय जी? वो कह रहे हैं कि कानूनी हक है जमानत लेना। विजय खेड़ा जी। सॉरी, मैं नहीं सुन पाया, नहीं, आवाज कम आ रही है आपकी। कानूनी हक है जमानत लेना, मनमोहन जी कह रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं है, कानूनी हक तो है ही जमानत, उसमें क्या शक है। और कानूनी हक नई जमानत देना भी है, दोनों ही है। अगर आपका हक है तो आपको मिल जाएगी, और हक है तो नहीं मिल जाएगी। ये कहना कानूनी हक है माने आपको मिल ही जाएगी, ये कैसे हो सकता है? आप ऐसे अपराध करेंगे जिससे पूरे देश की कोई खतरा हो, दंगा करवाएंगे, तो क्यों जमानत हो? मैं तो कहता हूँ जमानत का होना ही नहीं चाहिए, वो कानूनी नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। लेकिन फिर भी है, संविधान में कुछ तो सोच समझ के किया गया होगा, तो जमानत का प्राविधान तो है, पर वो प्राविधान हमेशा आपको मिल जाएगा, उससे सुविधा मिल जाएगी, ये तो ठीक नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो जमानत पर छूट के आने के बाद इतने क्राइम्स किए उन्होंने, और फिर पकड़े नहीं गए, फिर 2-4 मर्डर और ठोक दिए, और फिर कोई गवाही मिलती नहीं उनके डर के मारे। इसी तरीके से अगर एक बार छोड़ दिया और फिर उनको पकड़ नहीं पाए, जमानत के बाद वो गायब हो गए, और फिर वो उसके साथ एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल हो गए, तो वे फिर और भयानक होते हैं, निडर हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है जमानत तो फिर हो जाएगी, और दूसरी बात वो हम तो चले मनमोहन जी, जवाब एक सेकेंड, मनमोहन जी एक सेकेंड, पवन खेड़ा जी एक सवाल का एक और जवाब दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल आया था कि बीजेपी के लिए काम कर रहे एआईएम असदुद्दीन ओवैसी। हम नहीं पवन खेड़ा जी, आप नहीं करेंगे। अति चिंता का विषय है ये कि हमें इस पर भी बहस पे बैठना हो रहा है कि एक आदमी की, क्रिमिनल आदमी की जमानत हुई कि नहीं हुई, कि कब तक हुई, कि सुप्रीम कोर्ट। अच्छा सुनिए ना पवन खेड़ा जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? फिर दोबारा डालिए, फिर तिवारा डालिए। हम और आप क्या उस कानून पे बहस कर सकते हैं जिस पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े विद्वान वकील लोग सामने खड़े हुए हैं? पवन खेड़ा जी, आवाज आ रही है क्या? ये मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या गेस्ट के पास? जिसका हो चुका तो उसमें भी बैठना पड़ता है। सुन लीजिए ना अभी पवन खेड़ा जी, एक राजनीतिक बात है कि अगर ये कानून नहीं होता, क्योंकि ये कानून पहले नहीं था, लेकिन बाद में ये कानून बना, हो सकता है इससे फर्क पड़ा हो या नहीं पड़ा हो, लेकिन ये तो माना ही जा रहा है प्राइमरी तौर पर, इस समय प्राथमिकता के तौर पर, कि वो लोग हैं, उन्होंने ऐसा किया। नहीं तो बाकियों की हुई तो उनकी भी होती जरूर। ठीक है, हमने, बहुत अच्छे आपने, से। ओबीसी लेकिन पवन खेड़ा जी, कोई और पार्टी वाले ने तो कुछ नहीं किया। अरे विजय खेड़ा जी, सुप्रीम को मैं नहीं समझता विजय खेड़ा जी, आप, मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? ओबीसी जी की बात पे आप इतराज उठा रहे हैं, वो भी आप याद करिए, कोफे पोसा जैसे कानून। ये विजय खेड़ा जी की आवाज को थोड़ा डाउन कीजिए, शायद मेरी आवाज डबलिंग में नहीं जा रही हो। विजय खेड़ा जी, मुझे सुन रहे हैं क्या आप? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? नहीं जा रही है। मुन्ना खान जी जवाब दे दीजिए। ठीक है, हो गया विजय खेड़ा जी, हो गया। वन साइडेड नहीं चलेगी विजय खेड़ा जी कन्वर्सेशन, सवाल भी सुनना पड़ेगा। हाँ बोलिए बोलिए मुन्ना खान जी। अभी हमारे मित्र ने कहा सा जी कि नहीं, जमानत देने का काम कोर्ट का है। ये समझ है कि जमानत देने का काम कोर्ट का है, लेकिन बदनाम हम कांग्रेस को करें। मैं ये कह रहा हूँ कि शर्जील इमाम के लिए अगर जो कह रहे हैं हमारे मित्र या हमारे मित्र के नेता असदुद्दीन ओवैसी जी कि ये कांग्रेस की देन है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या शर्जील इमाम या उमर खालिद के लिए एक भी अर्जी असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया क्या कोर्ट में? एक अर्जी बता दे।
कि जो असदुद्दीन ओवैसी ये कहा हो कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए उसका मुकदमा मैं लड़ रहा हूँ। कैसे से बैरिस्टर है, विदेशों से पढ़ के आए हैं, कानून का सारा फंडा उनको पता है, तो वो बता देना कि कितने मुस्लिमों के लिए उन्होंने केस लड़ा है। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से देश की जनता जानना तो चाहती है। चलें मनमोहन मैं जी, कह रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं समाज की सेवा करता हूँ, तो मैं दिखाऊंगा ना कि मेरे ऑफिस में 5 लोग आते हैं जिसकी मैं सेवा करता हूँ। हम जनता के हितैषी है, जनता के लिए मैं मरता हूँ, मिटता हूँ। जनता के मनमोहन लिए जी हमारे जवाब पेट दीजिए। में भी दर्द हो वो रहा कह है, रहे हैं हमारे कितने सीने में लोगों भी के लिए दर्द हो आप रहा है, लोगों ने हमारे सर अर्जी में भी डाली दर्द है? हो रहा है। प्रूफ तो देंगे ना आप। ठीक है मुन्ना जी। नहीं, एक अगर वो भाजपा समर्थक है, विनोद सेंगर, जिसपे क्या मुकदमा है, मैं उस शब्दों का इस्तेमाल नहीं, लेकिन उसको जमानत मिल जाती है। उस आवाज नहीं आ रही है। जी जी, फोन आ गया था बीच में, दरअसल रास्ते में ट्रेवल कर रहा हूं मैं। उसे जमानत मिल जाती है। जमानत क्या, उससे उसका केस भी खत्म किया जाता है, सजा जो है वो भी समाप्त करने का काम हाई कोर्ट करती है। वो तो हाय हल्ला होता है, हम जैसे समाज से भी सड़कों पे आते हैं, माँ बहनें सड़कों पे नहीं तो आती वो है। कह रहे हैं ना कि अर्जी उसके आप बाद लोगों उसका को डाल जमानत देनी रुकता है। चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी तो बहुत अच्छे से दाव पेच जानते हैं, वो खुद बैरिस्टर हैं, तो अभी तक डाल देनी चाहिए थी अगर आपको लगता है कि वो छूट सकते हैं। क्योंकि अगर बैरिस्टर साहब जमानत नहीं जो मिली भी है, बातें कोर्ट करते ने हैं अगर ये कानून के फैसला दायरे में सुनाया करते है। हैं। बैरिस्टर साहब जो भी बातें करते हैं कानून के दायरे में करते हैं, और हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कार्यकर्ता भी कानून और संविधान के दायरे में अपनी बात को, लेकिन बहुत डिस्टरबेंस हो रही है मनमोहन जी। जी जी, देखो क्या बताऊं मैं आपको, रास्ते में हूँ, बार बोलिए बार बोलिए, फोन आ रहा खत्म है। घर पे कीजिए, होता फिर तो जल्दी वाईफाई से होता। खत्म कीजिए। तो जो भी आरोप कांग्रेस के साथी ने हम पे लगाए, हमारे नेता पे लगाए, वो अनर्गल है। हमारा नेता सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए देखिए सोचता आशा मुन्ना जी, है। खान इन्होंने जी दे अब तक दीजिए ये और नहीं जवाब। भारतीय बताया जनता जो पार्टी मैं जो पूछ रहा हूँ। सोचती ठीक है, है मनमोहन जी। भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है, सिर्फ सत्ता प्राप्ति की सोच के साथ राजनीति करती है। देश में आज महंगाई है, भ्रष्टाचार, कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है जिस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन कांग्रेस कहां, भाजपा और कांग्रेस कहां ले जाकर हमें पटकती है, हिंदू और मुसलमान पे। और कांग्रेस और उनमें चार चांद लगाने का काम करता है जब हमसे कहता है, हमारी पार्टी को कहता है कि ये भाजपा की बी टीम है। अरे मैं तो आपके साथ बार बार मिलने को तैयार हूं। क्या मनमोहन सिंह की सरकार में हमने समर्थन नहीं दिया था आपको? उस समय हम आपके अच्छे थे। चलें पार्टी पार्टी खेलने शुरू हो गए। ठीक लेकिन है जब हमने मनमोहन देखा, जी, हमारे नेता ने देखा मनमोहन जी, कि आपकी सरकार, आपकी गठबंधन पार्टी बनाए, मुसलमानों गठबंधन। को सिर्फ वोट के रूप में यूज मुन्ना करती खान जी है, वो कह रहे हैं कि आप तो मुसलमानों की न्योता दे हित की दीजिए, वो बात तो नहीं आपके साथ करती भी है। आ जाएंगे, जो आपने बीजेपी के लिए बोल दिया कि ये सारा काम यहाँ असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए कर रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं आप? नहीं, मुन्ना खान जी से। बीजेपी के लिए हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, देखिए बीजेपी में और जी, हम में कांग्रेस जी शांत की रहिए, नदी शांत का एक दो आदत है। किनारा है, हम तो नहीं। कभी जीवन में नहीं जी मिल सकते। जी मुन्ना खान ने आशा खुद ही जी। कहा कि आप लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आपने सुनना नहीं है पूरा ध्यान से। नहीं, ये आशा जी, हेराल्ड मैं से जवाब बचने अब के लिए आप कांग्रेस भाजपा में के लिए जाने को सॉफ्ट तैयार कॉर्नर हो रख गए सकते उनके हैं। साथ। नहीं, कांग्रेस वाले हेराल्ड से आशा जी, मैं बचने जवाब के दे दूं? लिए एक सेकंड। भाजपा के साथ मित्रता कर सकते हैं अंदर चलें खाने। मुन्ना खान जी दीजिए लेकिन जवाब। हमारा कोई मंत्री ठीक है, हो गया संतरी नहीं रहा मनमोहन है। जी। हमने कहीं कोई घोटाला नहीं देखिए किया कि हमें डर है। मैंने अरे मित्र शांत हो जाइए। मैंने एमआईएम के प्रवक्ता से सिर्फ 2 सवाल किया कि मैं कह रहा हूं ओवैसी जी छाती पीटते हैं, सीना पीट कर कहते हैं कि मैं मुस्लिमों का हमदर्द हूं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। तो मैं सीधा सवाल पूछता हूं, जिस उमर खालिद की बात, शर्जील इमाम की बात ओवैसी जी कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी है कि हाँ, ये एक बार टॉप बैरिस्टर बैंड चेक हूं, कर लीजिए प्लीज। मैं विदेशों से पढ़ के आया हूं, मैं विदेशों से पढ़ के आया हूं, मैं शर्जील इमाम और उमर खालिद का केस लड़ने को तैयार हूं, हमें इजाजत दी जाए। ऐसा किया है?
नहीं, ये सिर्फ ढोल बजाते हैं कि मैं मुस्लिमों का हमदर्द हूँ, मुस्लिमों का हमदर्द हूँ। आप बताइए ना, मुस्लिमों के हक के लिए आपने क्या किया? कितनी लड़ाई मुस्लिमों के लिए लड़ी? वक्त क्या आपने 1 लाख के लिए लड़ाई लड़ी? जब क्या आपने विजय खेड़ा जी, चाहे वो इसमें वक्फ बोर्ड की बात हो, इसमें आसाम बहस के लिए ये बीजेपी की हो, लड़ाई लड़ी, बीजेपी क्या इस वक्त, जुबेदा क्योंकि के लिए लड़ाई विपक्ष लड़ी, ही आपस में लड़ रहा अतवाद है। की लड़ाई लड़ी, जिसे गुजरात विजय में खेड़ा जी जल्दी जिस से, तरीके मुन्ना से खान जी उपद्रव ठीक है, हो गया। उपद्रवियों ने मनमोहन मारा। जी दोनों की आवाज को डाउन कर दीजिए, जल्दी बोल दीजिए। विजय खेड़ा जी, समय नहीं है। नहीं, मैं तो खाली अभी विपक्ष तो आप आपस में ही लड़ना जो शुरू हो गया है, चाहे वो कांग्रेस है, मनमोहन जी ओवैसी धर्म है। की बात कर रहे थे, तो मैं कह रहा हूं कि कभी कभी आपकी पार्टी के नेताओं का दिमाग इस सीमा तक जाता है कि हम ये कहते हैं कि जिस दिन हम 40 करोड़ हो जाएंगे उस दिन बताएंगे। ये धमकी देते हैं, तो ये कौन करता है? ये ओबीसी जी की पार्टी ने किया, उनके सगे भाई ने ये बोला था। ध्यान रखिएगा उसको ना, तो जवाब देना आप। ये तो पूरी जनता ने देखा और सुना है। आपके नेता हैं नंबर 2 के ना, ओबीसी जी की बात नहीं कर रहा, अभी मैं उनके भाई की बात कर रहा हूँ। और उनको उन्होंने डांटा भी नहीं, ये तक नहीं बोला कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये हिंदुस्तान है, इस तरह की धमकी आपको नहीं देना चाहिए खुलेआम। आप ऐसे बोल रहे हो कि हम इतने हो जाएंगे तो हिंदुओं का क्या करेंगे, इससे आपने हिंदुओं को भड़काया, तो उससे क्या हुआ? उनको लगा कि हम खतरे ये में हैं, मनमोहन ये जी की खतरे में आवाज को नहीं है, चालू हिंदुओं को कीजिए। लगता है खतरे में है। दूसरी बात, कांग्रेस की ये परमानेंट आदत है कि कोई भी अगर बात उनके खिलाफ जरा सी बोले तो वो बीजेपी की टीम हो जाती है। कभी आप पार्टी को बीजेपी की टीम कर देते हैं, जो भी चले चाहे एक हो, एक कमेंट, मुन्ना जी सपा एक सबको कमेंट, और बीजेपी की मनमोहन जी टीम एक कर कमेंट चुके। जल्दी से। ओबीसी जी कैसे बीजेपी की टीम हो सकते हैं? कभी बुद्धि से हमारे तो ये सुन ले, डाउन सोचो, कीजिए आवाज विजय थोड़ी खेड़ा सी जी की। बुद्धि तो लगाओ, अपने अध्यक्ष को बोल बोलो, दीजिए थोड़ा जल्दी से बुद्धि मुन्ना का खान जी, इस्तेमाल करो। उनका कैसे उन हो तक शायद सकते हैं? आवाज वो नहीं तो जा रही है। बोल दीजिए जल्दी से, आवाज डाउन कीजिए विजय अरे जी की। विजय खेड़ा जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे विजय खड़े, देखिए सवाल ये है कि कभी भी आसमान और जमीन का मिलाप नहीं हो सकता। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी कभी एक हो लेकिन ही नहीं मनमोहन जी सकता। तो मैं कह रहे हैं आपको कि आज आप लोग ऑन न्योता रिकॉर्ड दे कह तो रहा वो हूं जाने के लिए कि तैयार है। हमारी मनमोहन जी विचारधारा जल्दी से। बिल्कुल अलग है। देखिए, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की स्थिति क्या है, जिस पे किया मुसलमानों ने भरोसा, उसी ने उसको लूटा है। कभी कांग्रेस ने, कभी सपा ने, कभी बसपा ने, चलिए कभी बहुत बहुत आरजेडी ने, धन्यवाद कभी मनमोहन ममता जी। दीदी ने अब लूटा है। आपने इसको रंग ही कुछ और देना शुरू कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी जुड़ने के लिए। मुन्ना खान जी धन्यवाद, और विजय खेड़ा जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल लगातार आप देखिए जिस तरह से उमर खालिद और शर्जिल को लेकर एक बड़ा बयान ओवैसी की तरफ से दिया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति वोटों को लेकर है या फिर कानून के दायरे में रहकर काम किया है, क्योंकि कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होता है और कोर्ट ने यहाँ जमानत देने से इनकार कर दिया है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।